हेलो बच्चों बच्चों आज हम पढ़ेंगे पावर। पिछली दो क्लासेस में मैंने वर्क एनर्जी पावर में आपको अब तक पढ़ा दिया वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन। आज हम पढ़ेंगे पावर। तो पावर क्या है पहले ये समझते हैं बच्चों। वर्क हमने समझ लिया, लेकिन वर्क स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है ये भी तो पता करें। जैसे दो बच्चों को हमने होमवर्क दिया, 5 दिन बाद क्लास थी, 50 क्वेश्चन थे, तो एक बच्चे ने वो 50 क्वेश्चन आज ही जाके कर लिए। जो दूसरा बच्चा था वो स्मार्ट था, उसने वो 50 क्वेश्चन के 10-10 नंबर क्वेश्चंस की इंस्टॉलमेंट बना दी। 10 क्वेश्चन आज किए, 10 कल किए, परसों, ऐसे 5 दिन में कंप्लीट किए। तो 5वें दिन वर्क तो दोनों ने पूरा किया, लेकिन फास्ट किसने किया था? पहले बच्चे ने, जिसने आज ही जाके कंप्लीट कर दिया। तो ये जो वर्क का स्लो या फास्ट होना, ये कैसे पता करें? तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, मैकेनिकल वर्क के लिए समझाया बच्चों। तो वर्क का स्लो होना या फास्ट होना, जब भी हम फिजिक्स में रूल हो रहा है, जब भी कोई क्वांटिटी पढ़ते हैं उसके चेंज को पढ़ते हैं फिर, है ना, रेट ऑफ चेंज। तो बिल्कुल ऐसे ही पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? वॉट। ठीक है, अब एक और यूनिट है बच्चों इसकी, बहुत फेमस है, जो हॉर्स पावर। हॉर्स पावर HP बच्चों, ये होती है लगभग 746 वॉट। सर घोड़े का क्या काम है यहाँ पे? तो पहले ना बोझा ढोने के लिए घोड़े, खच्चर, ये सब हुआ करते थे, अभी भी है। तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कैलकुलेट की थी एक साइंटिस्ट ने, लगभग 250 kg को 1 फीट ऊपर लिफ्ट किया। 1 फीट 1 सेकंड में लिफ्ट करने के लिए जितना पावर की जरूरत है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड 746 वॉट। अगर एक घोड़ा 250 किलो को 1 सेकंड में 1 फीट ऊपर ले जाता है, तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड, दैट पावर इज कॉल्ड 1 हॉर्स पावर। ठीक है, तो तब से ये हॉर्स पावर चला रहा है, समझाया? अब देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब पावर दो तरीके की होती है बच्चों। भाई हर क्वांटिटी को हमने दो तरीके से पढ़ा है ना, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर दो तरीके से हमने पढ़ा है हर क्वांटिटी को, जितनी भी अब तक मैंने फिजिक्स में पढ़ाई। तो एवरेज पावर क्या होता है? एवरेज पावर है बच्चों टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? देखो, लिमिट डेल्टा W बाय डेल्टा T। अब तो आप सीख गए, इतने क्वेश्चन कर लिया आपने, इतना टॉपिक पढ़ लिए, आपको पता है यार, जब स्मॉल के लिए बात करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों? dW बाय dt, है ना। ये क्या गया? रेट ऑफ डूइंग वर्क किसी इंस्टेंट पे। इस तरीके से एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वर्क को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। यानी कि एक बच्चा कहता है सर अगर वर्क टाइम ग्राफ दे रखा हो तो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। ठीक है, कर सकते हैं ना बच्चों, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। अब देखो, अब यहां एक और बात समझ में आती है कि अगर हम रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पावर ये पता करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो, पावर इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है? dW बाय dt। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है और एक फोर्स लग रहा है ऐसे, और वेलोसिटी ऐसे है। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस करने में कितना वर्क होगा? मान लो इसको यहां से dr डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि ये स्मॉल वर्क है, तो स्मॉल वर्क है तो क्या लिखोगे? F dr बाय dt लिख सकते हो ना बच्चों। F dr बाय dt को क्या लिख सकते हो? बोलो, वेलोसिटी। समझ रहे हो बच्चों? F डॉट v वेलोसिटी लिख सकते हैं नहीं? और ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी कॉस थीटा। फोर्स इंटू वेलोसिटी कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। ये देखो यहां पे, यानी कि अगर कभी ऐसा हो जाए, थीटा 0 हो जाए, तो जिस तरफ फोर्स है उस तरफ ही वेलोसिटी, है ना।
भाई फोर्स भी इधर ही और वेलोसिटी भी इधर, तो जो cos जीरो कितना होता है बच्चों 1, फोर्स इंटू cos जीरो, तो मैक्सिमम पावर आ जाएगी। बोलो बच्चों, समझा नहीं? मैक्सिमम पावर। अच्छा अगर थीटा पाई हो जाए, बोलो बच्चों थीटा पाई, तो फोर्स पीछे वेलोसिटी आगे, है ना, एंगल कितना हो जाएगा? सर ये कैसा हो सकता है, कैसे होगा? जैसे आप बाइक चला रहे हो, ए रेजिस्टेंस पीछे की तरफ, वेलोसिटी आगे की तरफ, तो ये पावर क्या हो जाएगा बच्चों? cos पाई -1 माइनस एफ वी। ठीक है, थर्ड, यानी कि पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। हाँ, और ये मिनिमम पावर होगी, ठीक है, नेगेटिव में। अच्छा अब देखो इसके बाद अगर 90 हो जाए थीटा, 90 पे तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों? 0, है ना? समझाई बात? तो इन तीनों केसेस में आपको पावर पता लगी। अब ऐसे केस जिसमें पावर 0 हो, तो देखो जैसे वर्ग 0 तो पावर भी 0। अब जैसे ये केस देखा हमने, ये सर्कुलर मोशन है, जैसे चंदा मामा के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इन पे कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों? ये सेंट्रीपिटल ना, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो इस फोर्स की वजह से वेलोसिटी ऐसे और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो फोर्स की वजह से पावर कितनी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से? 0। तो यहां पे एक छोटी सी बात आप नोट कर लेना हमेशा के लिए कि पावर ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा 0 होती है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, जो भी पावर होगी वो किसकी वजह से होगी? टेंजेंशियल फोर्स की वजह से। ठीक है, समझाया? और सर्कुलर मोशन हम पढ़ चुके हैं, अब ये क्वेश्चन 1-2 पावर का इसमें भी कर लेंगे। और मेन जो हमें फॉर्मूला मिला ये मिला, अब इसका इस्तेमाल देखते हैं, है ना। अब पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये देखेंगे कि एवरेज फोर्स और एवरेज पावर में क्या रिलेशन है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर में डिफरेंस क्या है। दोबारा बोलता हूं, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर में डिफरेंस देखेंगे क्वेश्चंस करके, छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे बच्चों एक क्वेश्चन देखा हमने, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, मास इसका 2 kg, ठीक, इसे ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट स्पीड से। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द फर्स्ट एवरेज पावर, ओ इतनी बड़ी स्पेलिंग, फाइंड द एवरेज पावर ड्यू टू पुलिंग फोर्स ड्यूरिंग 2 सेकेंड। ठीक है, दूसरा इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चंस का अंतर देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो इसने बोला है 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये है ना, 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि देखो हमसे बताओ कि भाई एवरेज पावर बताओ इंस्टेंटेनियस, इसमें एवरेज पूछा और उसमें इंस्टेंटेनियस। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो कि जब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब जो फोर्स है वो जस्ट mg के बराबर होगा, नहीं है ना। तो ये पता कर लो कितना डिस्प्लेस हुआ, है ना। जब कांस्टेंट स्पीड से चलता है पार्टिकल, भाई एवरेज पावर कैसे लिखी जाती है? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, है ना। वर्क डन तब पता लगा जब x पता लगे, तो x इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड कितनी है बच्चों 10 और टाइम कितना है 20 मीटर, है ना। तो वर्क डन देखो फोर्स इंटू x इंटू 0 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, फोर्स कितना है? फोर्स तो mg के बराबर ही होगा ना जब इक्विलिब्रियम में है, तो mg। अब बहुत बच्चों ध्यान से देखना, जब मैंने पिछली क्लास में आपको वर्क डन सिखाया था तब ऐसे बेसिक क्वेश्चन दिखाए थे। अगर आप सीक्वेंस बना रहे हो तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ समझ में आने वाला है। और आप सीक्वेंस नहीं ऐसे रैंडमली आगे वीडियो खोल के देख लेते तो भाई कुछ नहीं है यार। ठीक है, फिर आप स्ट्रेटेजी की वीडियो देखो, बहुत ज्यादा चलती है, स्ट्रेटेजी देखो कैसे क्रैक करें जेई और ये फलाना। लेकिन अगर आप
कंसेप्ट पकड़ते हो, एक वीडियो से दूसरे वीडियो को लगातार देख रहे हो, तभी कुछ फायदा होता है। ठीक है, तो mg, फोर्स mg ऐसे लिखा, और x, और मैं अभी यहां लिख देता हूं डेल्टा टी। mg कितना है 2 इंटू जी, है ना, और x कितना है 20, और टाइम कितना है 2, तो 40g यानी कि 400 वाट। समझ रहे बच्चों, 20g की जगह 10 आएगा ना, तो ओ सॉरी 200 वाट। ठीक है, समझ आया? x20 रख दिया, फोर्स mg होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर जब भी देखी जाए तो उस टाइम पे स्पीड कितनी है और फोर्स कितना है। तो फोर्स तो हमें पता है कितना होगा बच्चों, ये फॉर्मूला लिखा जाएगा, और कॉस 0 है, समझ सकते हो भाई, ऊपर जा रहा है फोर्स भी ऊपर ही, और फोर्स mg के बराबर होगा, है ना, mg इंटू वी, और मास कितना है बच्चों 20g, g की जगह 10, और वेलोसिटी कितनी है 10, तो कितना आ गया 200 वाट। सर ये क्या बात हुई, यहां मतलब दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना, समझा बच्चा? क्यों आया? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या आएगी सेम। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, समझ आ गया ना इतना क्वेश्चन? अब मैं इसी क्वेश्चन में बदल देता हूं इसको। ठीक है, क्या बदलेंगे सर, देखो इस क्वेश्चन में कर देते हैं कि ये एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और बाकी सब सेम है, और इनिशियल स्पीड 0 है, ये दे दिया क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब यहां पे ये सब चेक करना है हमें। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहला हमें पता लगे x कितना है। ठीक है, x के लिए हम सोचेंगे, तो देखो बच्चों, अगर ये mg है और ये एक्सीलरेशन ए से जा रहा है, तो mg के बराबर तो नहीं आज, इसका एफबीडी बना के देखो, एफबीडी बनाओगे तो f mg नीचे और एक्सीलरेशन ऊपर, तो f माइनस mg इक्वल टू ma, देखोगे नहीं, और ये हो जाएगा बच्चों f इक्वल टू mg प्लस ए, है ना, m कितना है मास 2, और g प्लस ए 10 प्लस 3 13, तो 26 न्यूटन। मैं g की वैल्यू 10 मानता हूं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी एग्जाम में दी जाएगी। अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई, फोर्स आ गया, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भाई ये लिखेंगे ना, हाफ a कितना है 3 टाइम 2 2, ऐसे कितना आ गया x 6 मीटर। ठीक है, अब देखो यहां रख देते हैं, फोर्स आ गया वहां से 26, x कितना है 6, और टाइम कितना है 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, और 1 7, 78 वाट। ठीक है, समझा बच्चों, 78 वाट। फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी कैसे फाइंड करें, अब तो इंस्टेंटेनियस है, तो फोर्स कितना है बच्चों 26, वेलोसिटी कितनी होगी u प्लस ए टी, फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ना, तो 26 0 प्लस ए कितना है बोलो बच्चों 3, t कितना है, कहा गया टाइम 2। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा बच्चों 26 इंटू 3, है ना, और इंटू 2, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, और 1 15। ठीक है, समझाया बच्चों, 156 वाट आ गया, समझाया? तो इस तरीके से आपने एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फर्क देखा कि एवरेज में टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम करते हैं, और इंस्टेंटेनियस में क्या करते हैं बच्चों, फोर्स इंटू वेलोसिटी इस्तेमाल करते हैं। यही क्वेश्चन आपको इंक्लाइंड प्लेन पे दे दिया जाए, देखो ये एंगल थीटा, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, ये ब्लॉक है 2 kg, 2 kg, और स्पीड है यहां पे, स्पीड नहीं लेते, एक्सीलरेशन करते हैं सीधा। ठीक है, अब आप जल्दी से मुझे बताओगे, एक्सीलरेशन है
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये रेस्ट से चला है बच्चों, तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब यहां पहुंच जाएगा 2 kg, ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट करवा रहा है, रेस्ट से चला है। फाइंड एवरेज पावर ड्यूरिंग 2 सेकेंड। सर हर क्वेश्चन में 2 सेकेंड ही लेते हो, हाँ बेटा। और फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। समझा बच्चों? अब देखो कैलकुलेट करते हैं भाई। तो सबसे पहला काम है हमारे लिए कि पहले हम इंस्टेंटेनियस पावर पता करें, पहले फोर्स पता करें। तो अगर ये एक्सीलरेट हो रहा है तो इधर की तरफ, अच्छा इसका वेट का 2g sin 30 इधर होगा बच्चों, 2g sin 30, mg sin 30 होता है ना। अब ये तो FBD सिखा चुका हूं मैं। तो एक्सीलरेशन फोर्स कितना होगा, F माइनस 2g sin 30 इक्वल टू 2a, है ना। और F इक्वल टू 2a, a कितना है बच्चों 4 प्लस 2g sin 30, ये इधर जाएगा ना दूसरी साइड, और sin 30 होता है 1/2, ऐसे 8 प्लस g 10, तो 18 न्यूटन आ गया। g की वैल्यू 10 रख दी तो फोर्स आ गया, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट पता करो भाई, ये x, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो x इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, हाफ a कितना है 4। भाई कैलकुलेशन देखना, गड़बड़ हो सकती है। x इक्वल टू 8 मीटर। अब वहां पे स्पीड भी पता कर लो साथ साथ, तो v इक्वल टू होता है u प्लस 80, v हो गया 0, a कितना है बच्चों 4, टाइम कितना है 2, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। देखो फर्स्ट पार्ट जब आप कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो देखो क्या आएगा, वर्क डन इक्वल टू पावर इक्वल टू आता है एवरेज पावर, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। और टोटल वर्क डन कितना होगा बच्चों, ठीक है, टोटल वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, अपॉन टोटल टाइम। तो फोर्स देखो कहां है, कितना गया फोर्स 18 न्यूटन, एक्स कितना है 8, अपॉन टाइम कितना है 2, तो 36 वॉट, ठीक है। और भाई इंस्टेंटेनियस पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स कितना है 18 और वेलोसिटी कितना है 8, कितना आ जाएगा, वेलोसिटी u प्लस 80 है ना 4, हाँ ये आ जाएगा बच्चों, यहां थोड़ा गलती हो गया, 2 चौक 8, यह आएगा बच्चों 72, ठीक है। कैलकुलेशन गलत हो गई थी, क्योंकि ये डबल आता है ऐसे केस में ना, जब पढ़ना बताता हूं, जब कभी एक्सेलरेशन दे रखा हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा हो, तो इंस्टेंटेनियस पावर हमेशा ना एवरेज पावर की डबल आएगी। यहां भी चेक करके देख लेना, देख लो ये 2 टाइम्स है ना इसके, तो 72 2 18 8 से 44 होता है ना, ये फंडा याद रखना, ठीक है। लेकिन कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, अगर वेरिएबल हुआ ना एक्सेलरेशन, फिर गलत हो जाएगा, फिर आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एवरेज पावर का डबल करके इंस्टेंटेनियस पावर मिलती है किसी भी टाइम पे उस जर्नी में, ठीक है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होती है, और एक्सेलरेशन हो तो भाई फिर कुछ भी, मतलब वेरिएबल हो फिर कुछ भी हो सकता है। देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहां पे थोड़े से कंसेप्ट देखते हैं, जैसे लिफ्ट है, ठीक है बच्चों, ये पापा, ये मम्मी, ये गुड्डू, ये गुड़िया, ठीक है। और ये लिफ्ट, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देख रहे हो, ताकि पता लगा आपको ये बेसिक क्वेश्चन ही नहीं आते तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम होगी। तो v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और ये फोर्स है, ठीक है। हमें नहीं पता कितना, इसका वेट ले लेते हैं 80 kg, है ना, इसका वेट ले लेते हैं 120 kg, और इसका वेट ले लेते हैं बच्चे का 60 kg, इसका 40 kg, ठीक है। और मासलेस लिफ्ट मान लेते हैं। तो टोटल हमसे पूछा जा रहा है
फर्स्ट फाइंड पावर डिलीवर बाय इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर एक ही बात होगी, तो फर्क नहीं पड़ता कुछ, है ना। और दूसरा पूछा है इफ एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर is 80%, then what is mechanical power required for this process? मैकेनिकल पावर नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, समझा बच्चों, इलेक्ट्रिकल पावर कितनी रिक्वायर्ड है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो बच्चों, अब देखो यहां पे इस केस में देखो बच्चों कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जैसे कांस्टेंट फोर्स पर वेरिएबल कैसा होता है, जैसे एक चेन पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे चेन पड़ी हुई है, आप इसे ऊपर उठा रहे हो और कांस्टेंट स्पीड से उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो देखना जैसे जैसे इसका मास ऊपर उठता जाएगा तो एक दिन चेन ऐसे हो जाएगी, तो इतना मास हैंग करना पड़ रहा है आपको, होल्ड करना पड़ रहा है, फिर ज्यादा, तो इस केस में ना फोर्स वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है बच्चों, जो ये चेन वगैरह के, ये सारे मैं एक ही वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, इनमें क्या होता है, मिक्स होते हैं कंसेप्ट, किसी के क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगता है, किसी में वर्क एनर्जी थ्योरम लगता है, किसी में सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास का कंसेप्ट लगता है, और मोमेंटम के भी केस होते हैं, तो वो सब एक ही वीडियो में कराऊंगा। ये अलग अलग क्वेश्चन फिर कलेक्ट नहीं हो पाते, तो जितने भी चेन के क्वेश्चन है सारे एक साथ कर लेंगे तो थोड़ा दिमाग खुल भी जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, तो अभी फिलहाल इसको देखते हैं बच्चों, बेसिक क्वेश्चन को। तो यहां जो फोर्स है बच्चों, जैसे टोटल वेट देखो कितना लग रहा है, ठीक है। पहले इस पार्ट को करते हैं, एफिशिएंसी वाले को बाद में। तो भाई ये हो गया 200 किलो, 100 किलो, 300 केजी, है ना। तो जी की जगह केजी, तो वो तो किलोग्राम था, mg कर दिया तो 300 हो गया ये। तो अपलिफ्टिंग फोर्स कितना होगा, F 3000 न्यूटन। भाई 300 जी मतलब 3000 न्यूटन, जी की जगह 10 रख दिया, ठीक है। अब देखो पावर कितनी होगी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो 3000 वेलोसिटी कितनी है 4, तो 12000 वाट आ गई, ठीक है। ये पावर आ गई, समझना बच्चों, किसी को डाउट यहां तक नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इतनी बात हमें समझ में आ गई यहां तक। अब एक बात सोचो, क्या सोचें सर, अगर मान लो एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी होती है बच्चों आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। ये क्या होता है सर, किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी बच्चों, आप उसे कितनी पावर इनपुट दे रहे हो, आउटपुट कितनी ले रहे हो। तो एफिशिएंसी हमेशा इनपुट पावर ना, इनपुट पावर ज्यादा होती है, आउटपुट कम। मैक्सिमम केस में क्या हो सकती है 100% एफिशिएंसी हो सकती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है लिफ्ट का, उसको आप इनपुट पावर इलेक्ट्रिकल दे रहे हो ना, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो लिफ्ट को ऊपर खींच रहा है, तो वहां इनपुट पावर होगी इलेक्ट्रिकल पावर, और आउटपुट क्या है, वो मैकेनिकल वर्क कर रहा है, खींच रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो देखो एफिशिएंसी हो गई बच्चों कितनी, 80%। आउटपुट पावर बच्चों देखो, आउटपुट पावर कितनी है, मैकेनिकल पावर है ये रही 1200 वाट, ठीक है। और इनपुट पावर हमें पता करनी है, तो ये ध्यान रखना। असर हमें कैसे पता लगेगा किस डिवाइस में कौन सी इनपुट पावर, ये सब। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फैन है तो उसमें इनपुट पावर इलेक्ट्रिसिटी है और आउटपुट क्या है, मैकेनिकल, रोटेशन देता है ना, हवा देता है फिर वो। और जैसे टरबाइन है, टरबाइन में हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, उसे घुमाते हैं पानी वानी से जैसे भी, और फिर टरबाइन क्या करती है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो इनपुट मैकेनिकल पावर है उसमें टरबाइन में, और आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर है, ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से इनपुट पावर आ जाएगी
12,000 अपॉन 80 नीचे गया, 100 ऊपर गया, ठीक है, एक जीरो कट जाएगी, ये हो जाएगा 1,20,000 अपॉन 8। बच्चे इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इस तरीके से हमने ये एफिशिएंसी का भी क्वेश्चन देखा। अब देखो बच्चों, अब हम डैम का क्वेश्चन देखते हैं। डैम के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। डैम, डैम क्या होता है पता है ना बच्चों? डैम किस लिए बनाए जाते हैं? पानी को कंजर्व किया जाता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। वाटर लेवल इंक्रीज होता है, बाढ़ से बचने के लिए हम डैम बनाते हैं। तो देखो जैसे डैम है, ठीक है, ये पानी गिर रहा है ऊपर से इस तरीके से, ये h हाइट है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि पावर मिलेगी क्यों? तो यहां ना पानी गिर रहा है बच्चों ऐसे, तो पावर जो होती है बच्चों डेल्टा W बाई डेल्टा टी, ऐसे लिख लो, वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। और यहां बच्चों वर्क डन क्या होगा? मान लो पानी का सर्टेन अमाउंट, डेल्टा M अमाउंट डेल्टा T टाइम में इसके ऊपर आके गिरा, तो डेल्टा mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है? mgh अपॉन T। तो डेल्टा M बाय डेल्टा T इंटू G इंटू H, ये पावर आ गया, ठीक है, पावर आ गई। अब हमने पता है, मतलब ये सर डेल्टा क्यों लगा रहे हो? तो बच्चों पानी ना एक पत्थर नहीं है कि एक फेंक दिया, लगातार गिरेगा। तो किसी सर्टेन टाइम, सर्टेन मतलब डेल्टा T टाइम में डेल्टा M पानी गिर गया, तो ये से घुमा रहा है। अब देखो मैकेनिकल वर्क, इसको इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा ये। अब यहां क्या होगा बच्चों? डेल्टा M पानी की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेल्टा V क्या है? वॉल्यूम, ध्यान रखना, और रो क्या है? डेंसिटी। रो क्या है बच्चों? डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी है। और ये आ गया डेल्टा M यहां से। अब देखो यहां लिख देते हैं रो इंटू डेल्टा V बाय डेल्टा D GH, ठीक है। तो कुछ ऐसे लिखा मिलेगा तुम्हें, इतने लीटर पर सेकंड आके गिर रहा है, ठीक है, ये पावर। और यहां ध्यान रखना 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। और पानी का अगर डेंसिटी दे रखी है, मतलब पूछी है, तो पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये कुछ डाटा होता है इन क्वेश्चन में, अंडरस्टूड होता है। 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। भाई घर में जो पानी का टैंक रखा होता है ऊपर 1000 लीटर का ही होता है ज्यादातर, तो 1 मीटर क्यूब के आसपास का उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो देखो ये पावर आ गई, ठीक है, ये आएगा वॉल्यूम पर सेकंड, जैसे बोलेगा इतने लीटर पर मिनट, इतने लीटर पर आवर, है ना, ऐसा कुछ बोलेगा। तो वो यहां रख देंगे रो GH, पता लग जाएगा, क्लियर है। अब जैसे क्वेश्चन आया, मैं यहीं पे क्वेश्चन बना देता हूं बच्चों कि H इक्वल टू 20 मीटर हाइट से पानी गिर रहा है, ठीक है, विद द रेट ऑफ, क्वेश्चन बता रहा हूं अभी, रेट ऑफ 1000 या 4000 लीटर पर मिनट, ठीक है, ऑन टर्बाइन ऑफ एफिशिएंसी 80%, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर। दूसरा पार्ट फाइंड, ये तो आया फाइंड इलेक्ट्रिक पावर। दूसरा है फाइंड नंबर ऑफ बल्ब्स दैट कैन बी लिट अप। लिट अप का मतलब जलाए जा सकते हैं, थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूं मैं, ठीक है, दैट कैन बी लिट अप, ठीक है, जलाए जा सकते हैं। तो मतलब नंबर ऑफ बल्ब, हाँ 2 वाट, एक बल्ब 2 वाट का है, तो कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं इससे? समझा बच्चों? पहला क्वेश्चन है कि पहले तो बताओ फाइंड इलेक्ट्रिक पावर, और दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? नंबर ऑफ 2 वॉल्ट बल्ब
कितने हो सकते हैं, 2 वाट के कितने बल्ब आप इस इलेक्ट्रिसिटी से जला सकते हो। तो देखो बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले देखो उसने बोला 1000 लीटर पर मिनट, 4000 लीटर पर मिनट। तो आपको तो एसआई सिस्टम में चाहिए, वॉट है ये, है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, पावर 4000 लीटर, पहले लीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर क्यूब में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। समझ रहे बच्चों, यूनिट सिस्टम बहुत ध्यान देना है। तो ये 4 मीटर क्यूब हो गया। 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, तो 4000 लीटर में कितना होगा बच्चों, 4 मीटर क्यूब ना। तो देखो, अच्छा, और टाइम नीचे है पर मिनट, तो ये 60 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, पर सेकंड कर दिया। डेंसिटी कितनी है 1000, जी कितना है 10, और ये कितना है 20, ठीक है। तो देखो 1 0 0 गया, 2 दिया 6, ये हो जाएगा बच्चों 40,000 बाय 3, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल पावर आ गई, डिवाइड कर लेंगे इसको 3 को भी, ठीक है। अभी पहले इतना बताओ, किसी को डाउट है तो बोलो। 0 से 0 गई, 3 और 1 4, ठीक है। 4000 नहीं 40,000, ठीक है, वाट पर मीटर ये। अब ये कौन सी पावर है बच्चों, मैकेनिकल, ठीक है, पानी जाके गिरेगा ना। तो इलेक्ट्रिकल पावर कितनी होगी, तो देखो कहां बनाए डायग्राम, कहां लिखे, तो अरे थोड़ा यहां सफाई कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, यहां कर लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिकल पावर पहले ऐसे लिखते हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। और एफिशिएंसी कितनी है बच्चों हमारी, हमारी नहीं मतलब इसकी 80%, ठीक है। सेकंड पार्ट कर रहे हैं बच्चों, 80%। ये आउटपुट क्या होगा आज, इलेक्ट्रिकल, और इनपुट पावर क्या है 4000 बाय 3, तो 3 ऊपर चला गया। तो यहां से इलेक्ट्रिकल पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 0 से 0 गई, 8 चौक 32, ठीक है, 40,000 है। तो 32 इंटू 4 0, ठीक है, 1 0 100 की और हटा दो, अपॉन 3, तो 3 1 जा 3, 3 6 18, है ना, और 0 0, एक और 0 नहीं, 3 1 जा, 1 मिनट यार, कैलकुलेशन ना, अब इतना लिख लिया हमने, इसको बाद में डिवाइड करेंगे। 0 चेक करो, इलेक्ट्रिकल पावर आ गई। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई नंबर ऑफ एलईडी बल्ब बताओ। तो नंबर ऑफ एलईडी बल्ब सेकंड पार्ट में कितना होगा बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक पावर को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 वाट से, ठीक है। कैलकुलेशन तुम करो यार भाई, बहुत कैलकुलेशन करते हैं यार हम लोग, खुद करो, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलईडी बल्ब आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल पावर अपॉन पावर ऑफ 1 बल्ब, ठीक है, समझा बच्चों। तो इस तरीके से आपने ये पावर को बेसिक क्वेश्चन पढ़े जिनमें हम एफिशिएंसी ये सब पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहां पे और दिखाता हूं बच्चों में, जैसे देखो इसी क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे ये तो टरबाइन थी, टरबाइन पे पानी गिर रहा था, ऐसे पंप से पानी ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है। जैसे बोल दिया 10 मीटर ये ऊपर है, ठीक है, पानी का टैंक, और इसका वॉल्यूम है बच्चों 2000 लीटर, ठीक है, ये दे रखा है, और बोला मोटर इसको 30 मिनट्स में फिल कर देता है, ठीक है। ये जो मोटर है पाइप ऊपर भेजेगा ना पानी को, ऐसे ये ऊपर भेज रहा है, ये पंप है, जैसे घरों में होता है ना पंप पानी ऊपर भेजता है। तो फाइंड द मैकेनिकल पावर, नहीं मैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर पूछेंगे। फाइंड द मैकेनिकल पावर
टू फाइंड द मैकेनिकल पावर, फिर मैकेनिकली लिख दिया, इलेक्ट्रिकल पावर टू फिल द टैंक, ठीक है, और एफिशिएंसी ऑफ पंप इज, पंप की जो एफिशिएंसी है वो 70% है, ठीक है, पिछले दो केस में 80% थी, 70%, मतलब इसे भरने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी। तो देखो बच्चों समझो क्या करें बच्चों, पावर का फॉर्मूला होता है इस केस में डेल्टा एम जी एच बाय डेल्टा टी, और मैंने इसे क्या लिख दिया, रो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इंटू जी इंटू एच, ठीक है। मैकेनिकल पावर होगी बच्चों, क्योंकि पानी को ऊपर भेजना है, तो डेंसिटी कितनी होगी बच्चों बताओ, पानी की डेंसिटी 10 की पावर 3, मानते हो। वॉल्यूम कितना उस टैंकर का 2000, लेकिन 2 लिखा जाएगा, क्यों सर, क्योंकि मीटर क्यूब में लिखना है, ठीक है, 2। अच्छा, इंटू जी की जगह 10, हाइट कितनी होगी बच्चों 10 मीटर, और टाइम कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, तो बोला 30 मिनट, तो 30 मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, सेकेंड में, ठीक है, ये आ गया, तो 2 जीरो कट जाएंगे यहां से, ठीक है, एक ये 2 3 जा 6, तो 1000/9, ठीक है बच्चों। मैंने कोई डिवाइड नहीं कर रहा, कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई तो आंसर बिगड़ जाता है, ठीक है, तुम करना। तो मैकेनिकल पावर ये आ गई, अब हमें बतानी इलेक्ट्रिकल पावर, तो एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, तो बताना जरा, एफिशिएंसी 70%, आउटपुट पावर क्या होगी इसमें, यही है मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल वर्क करता है पंप, तो यहां से इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट कर लो बच्चों, ये वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन है बच्चों पावर के, जिनसे हम मैकेनिकल पावर, एवरेज पावर, ये सब सीखा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल एक ऐसा ही कंसेप्ट आता है विंड मिल का, वो भी समझते हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है विंड मिल। विंड मिल क्या होता है बच्चों, देखो जैसे विंड मिल में क्या होता है बच्चों, एयर जाके टकरा रही है ना, तो ऐसे समझ रहे भाई, इस पे जाके टकरा रही है और ये घूमता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, टरबाइन वर्बाइन घूम जाती है, तो यहां एयर आ रही है ऐसे, तो हमसे पूछा जाता है कि पावर वेलोसिटी के कैसे प्रोपोर्शनल है। तो देखो बच्चों, इसका इफेक्टिव एरिया ए मान लिया, ए इज इफेक्टिव एरिया, ठीक है। अब यहां कंसेप्ट की जरूरत है जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था फ्लूइड मैकेनिक्स में। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि एक एरिया है ए, और इस एरिया ए से डेल्टा एल लेंथ है इसकी, डेल्टा एक्स लेंथ है, स्पीड v से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसका मास पर सेकंड कितना फ्लो कर रहा होगा, तो पहले उसको बताता हूं, फिर ये यहां से समझेंगे, ठीक है। सर क्यों जरूरत है अभी बताता हूं, देखा, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, ठीक है, कितना मास होगा इसका, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी है रो, वॉल्यूम कितना होगा इस पाइप का अगर इससे पानी फ्लो कर रहा है, ए इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। सोचो मान लो टाइम टी में यहां से लेके यहां तक पहुंच गया पानी, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी स्पीड नहीं होगा बच्चों, तो रो ए वी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो मास पर सेकंड की जरूरत पड़े तो हमेशा ही लिखो। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैंने आपको सिखाया था जब मैं इंपल्स पढ़ाया था आपको, कि जब भी कभी कहीं टकरा के मोशन पैदा हो रहा हो ना, इंपल्स वाले कंसेप्ट में बताया था, जब भी कहीं टकरा के मोशन पैदा हो रहा तो समझ जाओ मास पर यूनिट टाइम रो ए वी ऐसे लिखना है बच्चों, ये तो लिखना ही है, मतलब जब भी कभी मोशन टकरा के पैदा हो रहा हो तो हमेशा फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी सोचना है, ठीक है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, मतलब ऐसे। अब डेल्टा पी, मान लो डेल्टा एम मास है इतनी लेंथ का, ठीक है, और वहां जाके टकराया डेल्टा टी टाइम में, तो डेल्टा पी को क्या लिख सकते हो बच्चों, डेल्टा एम इंटू वी इंटू डेल्टा टी, तो कितना हो जाएगा डेल्टा एम बाय डेल्टा टी, इसको अलग कर लेते हैं, और क्या पढ़ गए हम, डेल्टा एम बाय डेल्टा टी, रो ए वी इंटू वी, तो रो ए वी स्क्वायर, ये फोर्स आ गया कि भाई इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है। यही हमने लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन करा था, ये इंपल्स वाला, कि एक ब्लॉक पे गिर रहा था पानी, फोर्स। आज पावर बताना है, तो पावर क्या होगा बच्चों, फोर्स इंटू स्पीड, कितना लिखेंगे, रो ए वी क्यूब, समझ आया,
ये पावर आ गई। बताओ किसी को डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है सर? बच्चों आपको एक बढ़िया सी इंफॉर्मेशन देता हूं। अगर आप क्लास 11th में हैं और आप चाहते हो कि यार सीबीएसई हमारा बहुत बढ़िया से तैयार हो जाए, तो सीबीएसई एक्चुअल में क्या होता है कि आप इस कोचिंग वोचिंग करने वाले बच्चों का ना कई बार बेसिक कंसेप्ट कमजोर रह जाते हैं। तो उसका एक तरीका बताता हूं आपको बच्चों। अनअकैडमी जो हमारा इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, उस पर आप एक ऑप्शन आपको मिल सकता है बहुत बढ़िया। अगर आप चाहते हो कि यार मुझे 2 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाए, तो अनअकैडमी का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है बच्चों, अनअकैडमी एसेंड नाम से, समझे हो? अगर बच्चों आप इसे ज्वाइन कर, इसको अप्लाई कर लेते हो और आप इसे क्वालिफाई कर जाते हो, तो आप 5 लाख तक की स्कॉलरशिप जिसकी वर्थ है 5 लाख तक की, उससे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों। ठीक है, जैसे आप 11th में है तो आप 12th का 2 साल का ऐसे आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिल सकता है। और ये जरूरी नहीं कि मतलब आप 11th में हो, आप किसी भी क्लास में 12th में 6 से 12th क्लास तक का कोई भी बच्चा इसे अप्लाई कर सकता है। और ये एग्जाम होगा बच्चों 30 फेब को, और 11 से 12 ये एग्जाम होगा। ठीक है, 1 घंटे का पेपर है, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मजेदार बात है। अच्छा, इस एग्जाम को देने से फायदा ये होगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन भी पता लग जाएगी, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। भाई आप 11th का एग्जाम देने जा रहे हैं या 12th का बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो भी टेस्ट हो जाएगा। जबकि आजकल कोचिंग में भी कहीं भी टेस्ट देते हैं तो उसके प्राइस होते हैं, ये फ्री है। ठीक है, कोई भी एनरोल कर सकता है। अच्छा, इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए बच्चों, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है उसमें जाना है बच्चों। एनरोल करने के लिए होम पेज पे आपको एनरोल मिलेगा, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एनरोल, और एनरोल करने के लिए वहां पे आपको जो अपनी क्लास है वो भरो, 11, 12, 9, 6, 8 जो भी क्लास है आपकी, और अप्लाई कर दो। ठीक है, टेस्ट वाले ऑप्शन में जाके। और ये एग्जाम आपका, इसके लिए भी अगर आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए तो वहां पे अनअकैडमी में वहां पे आपको मटेरियल मिलेगा, ऐप में जाके आप दे सकते हो। तो सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड कर लो और इसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है बच्चों, प्लस पे बहुत सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई होती है। रेगुलर आपको असाइनमेंट, वीकली टेस्ट सीरीज, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, लाइव क्विज होते हैं, तो वो सब पॉसिबल है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है, और हमारे टेलीग्राम पे भी आ सकते हो आप, उज्जवल कुमार। ठीक है, इस टेलीग्राम पे आ सकते हो, इस पे भी आप, इसके लिंक मिल जाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, कौन से क्वेश्चन है पावर के वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, जैसे एन इंजन ऑफ मास m, भाई बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कभी किसी बढ़िया एग्जाम में आया था आईआईटी वगैरह में, अब ये एनसीईआरटी तक पहुंच गया, और इसके कंसेप्ट पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसी धुन पे। ठीक है, एन इंजन ऑफ मास m start from rest with constant power P. Find the speed and distance traveled by engine as a function of time, ठीक है, ये करना है बच्चों। देखो अब जैसे ये इंजन है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, कांस्टेंट पावर P, कांस्टेंट पावर देती मास m, स्पीड और डिस्टेंस ट्रैवल बाय इंजन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो भाई अगर पावर है तो बिना फोर्स का तो पावर हो नहीं सकती, तो फोर्स लग रहा होगा कोई, मान लो फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, और ये स्पीड पकड़ेगा, रेस्ट से चला है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मतलब हमेशा कोशिश करो कि पावर के क्वेश्चन में ना फोर्स फॉर्मूला जो जहां से शुरू करो, फोर्स इंटू वेलोसिटी से शुरू करो। ठीक है, तो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस जीरो। सर कॉस जीरो क्यों? ऑब्वियसली यार, जिधर इंजन होगा उधर तो फोर्स लगेगा, जिधर जाना है ना। ऐसा तो कोई इंजन नहीं बनाएगा ना कि आगे जाना है फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, सर हम बनाएंगे ऐसे इंजन। फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स की जगह क्या लिखेंगे एम ए, अब ए की जगह dv बाई dt,
इंटू वी। ठीक है, देखो बच्चों, अब वेरिएबल सेपरेशन की बात हुई तो पावर कांस्टेंट है P बाई एम, डी टी एक तरफ, V dV, है ना, इंटीग्रेशन कर दो। फिर कैसे सोचना है, मतलब पावर के क्वेश्चन में हमेशा ये लॉजिक लगाओ कि P इक्वल टू एफ डी से फॉर्मूला शुरू होगा क्वेश्चन, और इस तरीके से T इक्वल टू जीरो पे टाइम T इक्वल टू जीरो पे स्पीड जीरो, टाइम T पे स्पीड V हो गई, तो P बाई एम इंटू टी, है ना, जीरो से T, और V स्क्वायर बाई टू, जीरो से V। ठीक है, ऐसे P बाई एम इंटू टी, V स्क्वायर बाई टू, V की जगह क्या लिखोगे बच्चे, 2P बाय एम इंटू टी की पावर 1/2, यानी कि V इज इक्वल टू 2P बाय एम की पावर 1/2, T की पावर 1/2। तो V इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 1/2। क्लियर है बच्चों, समझ इतनी बात। अब हमें डिस्टेंस भी बतानी है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो V की जगह लिखेंगे हम dx बाय dt। 2P बाई एम की पावर 1/2 एक कांस्टेंट है, और T की पावर 1/2, तो dx और 2P बाई एम की पावर 1/2, T की पावर 1/2। ठीक है, dx dt। समझा बच्चों ऐसे। अब देखो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, क्या लिखा जाएगा, dx का इंटीग्रेशन 0 टू x, 0 टू t। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन, सर अच्छा एक बच्चा यहां क्या करेगा, स्पीड पता लग गई तो स्पीड को लिख सकता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कर मत देना ऐसा, क्योंकि जब स्पीड टाइम का फंक्शन है तो हमें नहीं पता ना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वेरिएबल है, तो हमेशा ऐसे ही डिफरेंशिएशन रूल है। ठीक है, तो x, और ये हो जाएगा बच्चों, देखो इसकी वैल्यू कितनी, 2P बाई एम की पावर 1/2 और T की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, तो x इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2। डिस्टेंस टाइम के साथ ऐसे वेरी करेगी। ठीक है, उसमें और क्या मिल सकता है, क्वेश्चन बदल के क्या मिल सकता है, ये तो पेट क्वेश्चन है भाई जो इतने सालों से चला आ रहा है। अब क्या बदलने लगेगी, इसमें पावर को टाइम का फंक्शन बना देते हैं। देखो मैं भी कर देता हूं यही काम, पावर P इक्वल टू के रूट टी दे दिया, के रूट टी। ठीक है, अब पूछा जा रहा है फाइंड द स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो बच्चों क्या करेंगे इस केस में, देखो देखो क्या कर सकते हैं बच्चों, जैसे ये स्टेप है P इक्वल टू एम ए वी, मतलब वही लॉजिक लगाना है। अब पावर टाइम का फंक्शन है, वेरिएबल पावर है। अच्छा एक और बात करिए आपने नोट, P इक्वल टू एफ वी है ना, पावर कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे स्पीड वेरिएबल है ना, तो फोर्स भी वेरिएबल है ना, ये ध्यान देने वाली बात थी। अब देखो P की जगह मैंने क्या लिख दिया, के रूट टी, के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब एम ए की जगह डीवी बाई डी टी, वी, के रूट टी डी टी, एम वी डी वी। ठीक है, ऐसे बनाया, क्या आ जाएगा बच्चों, 0 से टी, 0 से वी, के टी की पावर 3/2, 3/2। सर ये कैसे आया भाई, पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2, और एम वी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो देखो एम वी स्क्वायर बाय 2 है ना, और इधर हो जाएगा 2k/3, टी की पावर 3/2। कैलकुलेशन देखते रहना। तो v इज प्रोपोर्शनल टू, जब v की वैल्यू फाइंड करोगे तो रूट लोगे ना, दोनों तरफ इसको हटाना है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/4। समझ रहे भाई, ये भाई दोनों तरफ रूट लो, तो 3/2 का रूट कितना हो जाएगा, 3/4 ना, बाकी सब कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेंगे। मेन है कि t की पावर v वेलोसिटी ऐसे वेरी कर रही है। ठीक है, और क्या बदल सकता है इस क्वेश्चन में, देखो यहां क्या करेगा, वेलोसिटी लिख दिया। अब फिर पूछ रहा है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो देखो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू एम ए की जगह dv बाई डी टी वी, और k की जगह k रूट v, एम वी डी वी बाई डी टी। ठीक है बच्चों, k रूट v और
समझा बच्चों? अब देखो रूट वी से ये वी काटो तो एक रूट बचेगा नहीं यहाँ, समझ रहे बच्चों? भाई इतना समझ में आया? भाई ये रूट वी से वी कट जाएगा तो क्या बचेगा, एम को इधर ले आते हैं नीचे, रूट वी डी वी बाई डी टी, है ना? तो के बाई एम डी टी और रूट वी डी वी, ठीक है, ऐसे लिखा। 0 टू वी 0 टू टी के बाय एम इंटू टी और v की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। v इक्वल टू v की पावर 3/2 इक्वल टू 2k बाय एम इंटू टी। तो v इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये कितना हो जाएगा t की पावर 2/3 और इसको कांस्टेंट मान लेते हैं अल्फा, तो v प्रोपोर्शनल टू अल्फा t की पावर 2/3, मतलब ये कांस्टेंट है, कैलकुलेट कर लो यार इसको, ठीक है। समझा बच्चों? अब देखो और बता देते हैं क्वेश्चन इसमें। जैसे अब देखो अगर इसी क्वेश्चन को बच्चों ऐसे बोला जाए, थोड़ा अब डिफरेंट आएगा, ठीक है। अभी डिफरेंट क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड देखो बच्चों पहले पूरा मैं सही कर देता हूं। अब इसी क्वेश्चन को फाइंड द स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा पार्ट फाइंड द स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सर ऐसा कैसे? और डिस्टेंस ऐसे लिखा हुआ है p इक्वल टू के रूट एक्स, ठीक है। समझा बच्चों कैसे सॉल्व करें? तो बिल्कुल पहला स्टेप तो हमेशा यही रहना है। अब p की जगह लिखोगे के रूट एक्स, देखो ध्यान से m a लिखोगे ना यहाँ। अब एक बच्चा क्या करता है dv बाई dt लिख बैठता है। बच्चे एक बात सोचो यार, एक तो x हो गया फंक्शन वेरिएबल, एक वेलोसिटी, एक टाइम, तो रायता नहीं फैल जाएगा। तो क्या करना चाहिए सर? क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। नहीं बेटा, a की जगह लिखो v dv बाई dx। अरे सर हाँ ये बात तो सही है। अब देखो k रूट एक्स m v स्क्वायर dv, ठीक है। अब देखो t इक्वल टू 0 पे स्पीड 0 मानो, 0 टू v x, ठीक है। तो k x की पावर रूट x का कितना होता है बच्चों? 3/2 अपॉन 3/2 और m, और इसका हो जाएगा v क्यूब बाई 3। अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आते तो मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो देखो, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। तो मतलब 2kx की पावर 3/2 अपॉन 3 एम वी क्यूब, ठीक है, 2k/3 अपॉन 3। समझ रहे बच्चों? भाई कैलकुलेशन देख लेना। और v इक्वल टू आएगा 2k x की पावर 3/2, है ना, ये आया। और अगर पूरा लिखना हो तो इसका पावर 1/3, भाई v क्यूब है ना ये, इसकी पावर 1/3 ऐसे बनेगा। तो v इक्वल टू, ये पूरे को कांस्टेंट मान लो, अल्फा मान लो, और x की पावर 1/2 आ गया, ये आ गया बच्चों। इसको मैं कुछ लिख देता हूं, अल्फा, तुम्हें प्रोपोर्शनलिटी के साथ कंफ्यूज मत होना, अल्फा रूट एक्स। अगर तुम मेरी वीडियोस लगातार देख रहे हो बच्चों शुरू से, मोशन 1D वगैरह से, तो मैंने एक दिन बताया था, ये क्वेश्चन दिया था कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज दिस, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। याद है? पता नहीं तुमने देखा नहीं देखा। अब बच्चों वही कर सकता है इस क्वेश्चन को जो जिसने वो 1D की 2D पढ़ा होगा। तो देखो, नहीं तो एक तरीका है, इससे क्या करोगे बच्चों, इसको क्या कर सकते हो, dv बाई dt, है ना, अल्फा रूट एक्स ऐसे लिखा। तो अब देखो यहां अगर ऐसे लिखते हो तो 3 वेरिएबल हो गए, तो उसका तरीका क्या है, ऐसे तो कर नहीं सकते, तो स्क्वायर करते इसको। समझ रहे हो बच्चों? v स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एक्स, एक्स इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर बाय अल्फा, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे बच्चों, v स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एक्स, है ना, और v की जगह लिखोगे बच्चों, एक मिनट मैंने थोड़ा सा
इससे तो बढ़ जाएगा स्टेप। इसको यहीं पे बच्चों क्या करना है, मैंने वो गलत लिख दिया था, dx बाई डी टी कर दो, ठीक है, अल्फा रूट एक्स और dx इक्वल टू रूट एक्स अल्फा डी टी, 0 से x 0 से t, तो यहां x फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा ना, x टाइम का फंक्शन, फिर उसको यहां रख देना, वेलोसिटी t का फंक्शन आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए यार, अगर नहीं हो रहा तो ये वाला पार्ट आपसे नहीं हो रहा है तो आप मोशन 1D वगैरह में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है कैसे ये इक्वेशन वगैरह करते हैं, तो वो टाइम नहीं रहा कि हम ऐसी कैलकुलेशन पे ध्यान दें। मतलब ध्यान समझ में आ गया कि स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस भी आ गया और स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ गया। मतलब यहां से x आ गया था, इसके बाद फिर ये 1D का पार्ट है, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट करना है इसको, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बच्चों अब इस तरीके से x टाइम मतलब वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन भी बता सकते हैं। तो बस क्या करता है ज्यादातर क्वेश्चन को ना, क्या करता है आपको मतलब इंटीग्रेशन में फंसा लेता है। पावर का क्वेश्चन स्पेशली बहुत तगड़ा होता नहीं है, कुछ क्वेश्चन है बच्चों चेन वगैरह के कि चेन को पुल कर रहे हैं ऐसे, वो क्वेश्चन हम स्पेशली एक ही क्लास में कराऊंगा मैं, ठीक है, जब चेन के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि कुछ जगह पावर के क्वेश्चन ऐसे हैं जहां एनर्जी का इस्तेमाल होता है। अभी मैंने एनर्जी पढ़ाई नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर्कुलर मोशन का। जैसे एक पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन करना शुरू करता है, तो इस पे जो पावर मिल रही है इसको वो है kT² पावर, आपसे पूछा जा रहा है, और रेडियस r में घूम रहा है, ये मास m का पार्टिकल है, कांस्टेंट पावर kT² से चल रहा है, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है, रेडियस r में फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कैसे बताएं भाई, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी पूछ रहा है, मान लो पावर फोर्स भी पूछ रहा है। देखो पावर सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होती है, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से, टेंजेंशियल फोर्स की। अगर मैं पावर को लिखूं फोर्स इंटू स्पीड इंटू कॉस 0, तो कौन सा फोर्स होगा? ये टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया कि पावर दे दी, पार्टिकल पे पावर लगनी शुरू हुई t=0 से, और वो रेस्ट से चलना शुरू हुआ, t=0 पे रेस्ट पे था, और पावर मिल गई। फोर्स कौन सा होगा? वो पक्का टेंजेंशियल, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ही पावर हो सकती है। सेंट्रीपिटल से क्यों नहीं होती है? क्योंकि तो सेंटर की तरफ है, एंगल 90 है, जो भी शुरू में बताया था क्लास के। तो टेंजेंशियल पावर को अगर हमने लिखा, देखो kT² और Ft, तो क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो dv/dt याद है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v, तो kT² mv/dv। t=0 पे वेलोसिटी कितनी है? 0, टाइम t पे कितनी है? v। तो देखना बच्चों क्या बनेगा, ये kT³/3 और mv²/2, 0 से v, तो v का इंटीग्रेशन v², तो ये आ गया v²/2, है ना। अब देखो v² इक्वल टू आ गया 2kT³/m, ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? 3m। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, तो ये आ गया। ये देखना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं बना दिया यहीं पे डायरेक्ट इसको, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है, तो देखो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स यहां से मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बस ये रह जाएगा, मास हटा दो इसमें से। उस तरीके से पावर के क्वेश्चन हो गए भाई, बेसिक से लेकर मैक्सिमम जितने टाइप के क्वेश्चन थे सारे बता दिए आपको। अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, धीरे धीरे चैप्टर बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। अब तक आपको फील्डिंग कर दी इस चैप्टर की, तो अगली क्लास में बच्चों मिलते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम और काइनेटिक एनर्जी को लेकर पढ़ेंगे। बाय बच्चों।